हर किसी की अपनी मजबूरियां हैं। इनको जब लोग कहते हैं ना कि डफर है, बराए मेहरबानी मजबूत रहें और आइन की पासदारी को यकीनी बनाते हुए बगैर विस्की के ही उनका मुंह इस तरह लाल सुर्ख और कानों से धुआं निकलना आगे शुरू हो गया। एम मारते हो तुम लोग, हाफिज कहाँ का हाफिज है, 3 पारे उसने सिर्फ जो है। सर खामोश बुझाए तो कहते हैं कि खामोश हम बगावत कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आज आपके हर दिल अजीज मर्द मुजाहिद मर्द मोमिन मेजर आदिल राजा, जो हफ्तावार हम 2 दफा मिलते हैं, मौजूद है। आदिल, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सर, ऑलवेज अ प्लेजर सर। माय प्लेजर सर। आदिल, बहुत चीजें हैं, बहुत कुछ डिस्कस करना है, लेकिन एक छोटी सी मैं एक बात करूं। एक बहुत ही जबरदस्त एंटी आदिल राजा, एंटी हैदर मेहदी शुरू हो गया है, और एक मेरे खिलाफ एक ढक्कन किस्म का, मेरे से बहुत जूनियर, 10-15 साल पुराना जूनियर है, उस अफसर ने लिखा है, खुद मुल्क छोड़ना चाहता था, मैंने बाद में पता किया पोल्ट्री फार्म चलाता है, कि जी ये ऐसा था वैसा था। मेरी अपनी यूनिट 15 पंजाब, जो अपने आप को 33 मोहम्मदी कहती है, उसने एक फोरम क्रिएट किया, अलाहाबाद लेवी, जो कि पॉलिटिकल फोरम था, कि यार ये 15 पंजाब की नहीं करते बिकॉज जीएचक्यू को ऑब्जेक्शन होती है। उन्होंने वो कल बंद कर दिया मेरे वीलॉग्स की वजह से, कि जी वो सीनियर अफसर कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा यार जरा बताओ ना मुझे सीनियर अफसरों के नाम जिन्होंने कहा है कि बंद करो, तो सबकी भूख सरक गई। आज मैंने उनकी बड़ी सुनाई। मैंने कहा ये जो तुम 33 मोहम्मदी का नाम इस्तेमाल करते हो ना, ये अंग्रेजों की गुलामाना लेबल है हमारे ऊपर, जो 1857 में इस यूनिट को बनाया गया, 1860 में अंग्रेजों ने बनाया गया अपने हमारे खिलाफ। हमारे जो लोग उधर रहने वाले थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अभी तक हम इस लेबल को इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशन एक और बात है। और ये मोहम्मदन का जो लेबल है ना, ये बड़ा एक डेरोगेटरी लेबल लगाया करता था अंग्रेज, कि हमें इनको मुसलमान मत कहो, इनको मोहम्मदन कहो, और हम उसके ऊपर बड़ा फख्र करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, ये मेरी आज, अब वो क्या कहते हैं, इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से, है सारे, खुदा की कसम, बेजमीरे, बेगैरत, बे, क्या कहूं यार आदिल। सर बात यह है कि हर किसी की अपनी मजबूरियां हैं जो पाकिस्तान के अंदर है। मैं इसलिए कहता हूँ, चाहे वो फौजी अफसर है, चाहे वो रिटायर्ड अफसर है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो एंकर है, वो बेचारे सब के सब सर किसी न किसी लेवल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये नहीं है कि वो बोलना नहीं चाहते, ये नहीं है कि वो आवाज हक बुलंद नहीं करना चाहते, ये नहीं है कि वो हक और सच की समझते नहीं है, वो आवाज बुलंद नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पे 2 मेन इश्यूज है। सबसे बड़ी मेजोरिटी तो वो है जो खौफ के तहत या चुप करा दी जाती है, या कॉम्प्रोमाइज करा दी जाती है, या ब्लैकमेल कर दी जाती है। और एक सर ऐसी मिनोरिटी है जो बुग्ज और जलन के अंदर होती है, वो कि यार ये बंदा मशहूर क्यों हो गया, इसको लोग क्यों सुनते हैं। ये बुग्ज और जलन एक वो हमारा कौमी मसला है सर। और उसके साथ साथ आपकी कमजोरियां, मैं एक बहुत बड़े एंकर को जानता हूं जो इस वक्त हीरो बना फिरता है। अव्वल तो तब बहुत से जो हीरोज ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, जो सेक्टर कमांडर्स के साथ रेगुलर आईएसआई के मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बाल बच्चा बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और उनको ब्लैकमेल करके इस्तेमाल किया जा रहा है उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से, क्योंकि वो इतने घामड़ हैं, इतने बड़े बड़े जर्नलिस्टिक नाम होने की वजह से, कि अपने ही फोन से अपने माशके चला रहे हैं, और अगली साइड के ऊपर भी जर्नलिस्ट ही हैं जिनसे वो चला रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पाकिस्तान में ये 2 मसले हैं। या तो आप मजबूर हैं, या आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या फिर आप जलन और बुग्ज का शिकार है। तो इसलिए सर इसको बस एक कान से सुन के दूसरे से निकाला करें, ज्यादा तवज्जो ना दिया करें। बिल्कुल निकाल दिया। मैंने वैसे उनको ये कहा, मैंने कहा देखो, अगर तुम लोग मुझे ये कहते ना कि सर ये फोरम हम नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पर बहुत प्रेशर है, हम फौज के, हमें खौफ है कि हमारे साथ कुछ हो जाए, मैं तुम्हारी बात सर आंखों पे कह के कहता अच्छा यार बंद कर दो। लेकिन ये कह के कि जी इस फोरम की अब जरूरत बिल्कुल नहीं है, और सीनियर अफसर कह रहे हैं कि इसको खत्म कर दो, ये मेरी नजर में मुनाफकत है। ये ऐसा नहीं हो सकता। आप खुल के मुझे कह दें सर हैदर, मैं, और वो जो बंदी जिसने बंद किया, वो एडमिन जो है, वो मेरा बच्चा है, मेरे लॉरेंस कॉलेज का गैलियन, मेरा दोस्त है, 50-60 साल से उसको जानता हूं। वो बड़ा हिस्ट्री का पढ़ा लिखा है, वो मेरे वालिद साहब का बड़ा फैन था, उनको उसकी हिस्ट्री पता है, मिलिट्री हिस्ट्री पता है।
खुद वो बहुत क्रिटिकल है फौज के इन हरकतों से, सब कुछ पता है। वो मुझे सर उसको हैदर, इसमें इस तरह है, मैं आपको कता कलामी हुआ, जब तक आपका वीलॉग्स वगैरह जो है वो एक लिमिटेड उसकी सर्कुलेशन थी, उस वक्त तक इनको मसला नहीं। अब हम्म, आपके वीलॉग्स आ गए मेन स्ट्रीम के ऊपर, लेट मी हम्म, टेल यू। अब पाकिस्तान में आप एक हाउस होल्ड नेम हो गए हैं, ठीक है। हम्म, अब जो भी बात करता है वो आपका नाम लेके बात करता है कि यार सर हैदर मेहदी ये कह रहे थे, ठीक कह रहे थे, कोट करते हैं आपको। अब हो गई है इनको तकलीफ, ठीक है, इनके बड़ों को भी तकलीफ हो गई है। इनको जब लोग कहते हैं ना कि डफर है, और हालांकि हम लोगों ने मास्टर्स किए हैं, पीएचडियां भी की हूं, फिर भी लोग एफए पास कहता जब देते हैं तो इन जैसे लोगों की वजह से देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा मॉम चल रही है, रॉ का एजेंट है, कभी MI6 का एजेंट है, आपको CIA का एजेंट बना देंगे, कभी कुछ बना देंगे। ये इतने बड़े बेवकूफ और घामड़ हैं, और हम इनके मुंह पे कह रहे हैं कि ये जो हरकतें करके इसको स्टेट के खर्च पे करोड़ों रुपया खर्च करके ये लोग पैसे लेते हैं काम करने के, करोड़ों रुपया खर्च करके अवाम का पैसा, अरबों रुपए के खर्चे से प्रोपेगेंडा चला के ये मेरी आपकी फ्री पब्लिसिटी किए जा रहे हैं। क्योंकि लोग जब भी इस तरह का प्रोपेगेंडा सुनते हैं तो वो फिर मुझे आपको सर्च करते हैं कि ये कौन है यार, चेक तो करो। लोग तो, इंसान की नेचर है, वो तो इंक्विजिटिव है। वो जब चेक करता है और जब वो हमारी बात सुनता है तो सर हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हक और सच बात का अपना वजन इतना ज्यादा होता है कि वो सीधा दिल पे असर करता है। और इनका जो प्रोपेगेंडा है वो क्योंकि झूठ है, और झूठ के पैर होते ही नहीं है, तो वो फिजल आउट कर जाता है, और अल्टीमेटली वो हमारे फायदे के अंदर हो रहा है। और इनको ये बात समझ नहीं आ रही, और ये आज से पहले भी मुख्तलिफ लोगों के बारे में इन्होंने यही काम किया है और उनको ऊपर चढ़ा दिया है। मुझे आपको भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए इस बस, प्रोपेगेंडा के लिए, ठीक है ना बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। चले जी, इसको साइड पे रखते हैं। सर। सुप्रीम कोर्ट, आदिर बहुत बात हो चुकी होगी, आपने वीलॉग में भी कही होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो मुद्दा है सर बड़ा सिंपल है। जजों ने फैसला देना है अवाम के लिए। क्यों? क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ नजर आ रही है कि एक एक अदालत के ऊपर चढ़ आई है, पीछे घरों में नहीं बैठी हुई। इमरान खान की शिकायत भी दूर कर दी है, हमारे आपके जैसे लोगों की शिकायत भी दूर कर दी है। अवाम निकल आई है बाहर। अब जिधर इमरान खान पेशी पे जाए उधर अवाम आपको नजर आ जाती है। जजों को नजर आ रहा है कि अदालत में चारों तरफ से अवाम ने घेर ली है। अब फैसला जज ने देना है, ना कि जनरल आसिम मुनीर ने देना है, ना ही जनरल मोहम्मद सईद ने देना है, ना ही मेजर जनरल फैसल नसीर ने देना है, ना ही वो बदखे ने देना है, वो क्या नाम है उसका, DG बदखे, DG डोनाल्ड डक ने देना है। फैसला देना है सर चीफ जस्टिस साहब ने, और उनके साथ जो जस्टिस बैठे हुए उन्होंने फैसला देना, और फैसला सुनाना है अवाम को। और अवामी रद्द अमल को बर्दाश्त भी इन जज साहिबान नहीं करना है। जज साहिबान ने हमेशा तारीख में ये कसूर गिला किया कि जी अवाम हमारे साथ होती तो हम सही फैसला दे देते। अब की बार जज साहिबान को वाजे तौर के ऊपर अवाम ने बता दिया हम आपके साथ हैं, घबराना नहीं है जज साहब। अच्छा, फिर जज साहिबान को था कि यार ये मार्शल लॉ लग जाएगा, तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से खामोश मुजाहिदों ने जो खामोश बगावत कर रहे हैं, उन्होंने मेरे जरिए ओपन खुला खत लिख के उनको बता दिया। 2 हफ्ते पहले उन्होंने लिख के बताया, मैंने ये पढ़ के भी बताया, मैंने मुतद्दद बार इसको पढ़ के बताया है। आपके प्रोग्राम में मैं एक दफा फिर पढ़ के बताता हूँ। ये जो खुला खत लिखा खामोश मुजाहिदों ने, उसको मैं सर एक दफा फिर बताता हूँ। और एक ये इस्टेब्लिशमेंट इनसाइड की तरफ से पैगाम दिया इनको, ताकि बाद में इनका किसी किस्म का जो है वो गिला ना रह जाए। 20 घंटे पहले कहा चीफ जस्टिस साहब खामोश मुजाहिदों का खुला पैगाम याद रखना, 18 फरवरी को दिया, मेरे जरिए ये ओपन मैसेज दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खामोश मुजाहिदों का खुला पैगाम, अगर आप कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएं तो हम आपके साथ हैं। हमारी इतनी कुव्वत है कि हम मार्शल लॉ को किसी तौर भी कामयाब नहीं होने देंगे। बराए मेहरबानी मजबूत रहें और आइन की पासदारी को यकीनी बनाते हुए अपने वक्त पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने के अहकाम थे। हम हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। आपको किसी की गीदड़ भपकियों से डरने की जरूरत नहीं है। कौम का साथ दें, कौम आपके साथ है। मनजानिब पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद कौम के खैरख्वाह खामोश मुजाहिद। अब सर जज साहिबान के पास मुझे आप बताएं कि बहाना क्या रह जाता है। एक इख्तिलाफी नोट आया जस्टिस मंदोखेल का, उनकी पुरानी आदत है सर, उनका आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। दूसरा जस्टिस मंसूर अली खान का, जस्टिस मंसूर अली खान ने जो इख्तिलाफी नोट लगाया वो उनका अपना फैसला GIDC केस के साथ तजाद में, डायरेक्ट तजाद के अंदर है। मतलब उन्होंने किसी चक्कर के अंदर किसी का सवाल ये भी उठ रहा है कि इन्होंने जाती उम्र में जो
बहुत बड़ा सर उन्होंने एक खरीदा जाती उम्रा में फार्म हाउस, वो कहाँ से खरीदा सवाल उठ रहा है। लेकिन बात सही है कि मेजोरिटी डिसीजन पाकिस्तान के आइन के फेवर में आया, क्योंकि जज साहिबान के पास कोई एक्सक्यूज पीछे बची नहीं थी। अवाम भी उनको सपोर्ट कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट इनसाइडर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर ये फैसला आपके सामने है, और अब सवाल है कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद आर्मी चीफ मानेंगे नहीं मानेंगे। तो सर उनके बड़ों को भी ये मानना पड़ेगा, नहीं तो उनके अंदर ही से बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ खामोश बगावत चल रही है। खुलेआम बगावत को अगर वो दावत देना चाहते हैं तो उसका एक टीजर कल देखने में आया। वो जनरल अमजद शोएब के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे, आपको पता ही होगा उस सिलसिले में। हाँ, क्या था यार ये? मैंने भी सुना, आप बताएं, व्हाट हैपेंड? गैदरिंग थी सर, मैंने सुनी है कि गैदरिंग थी, बहुत बड़ी ग्रैंड किस्म की फौजी अफसरान की गैदरिंग थी कल परसों। अ, और उस गैदरिंग के अंदर जो है एक ब्रिगेडियर साहब ने उठ के, सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स की गैदरिंग थी, आर्मी चीफ आए हुए थे, और एक ब्रिगेडियर साहब ने उठ के सवाल किया कि सर एक 80 साल के बुजुर्ग फौजी ऑफिसर को क्यों गिरफ्तार किया गया है, और उसके ऊपर पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। तो आर्मी चीफ ने बगैर, मतलब वो कहते हैं कि जी आर्मी चीफ ने बगैर जो है वो बगैर विस्की के ही उनका मुंह इस तरह लाल सुर्ख और कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया वाजे तौर के ऊपर, कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया ये तमाम बातचीत, और आए बाएं शाएं करके वो वहां से जो है उन्होंने बस डिफ्लेक्ट किया उस सवाल को। लेकिन ये एक इंडिकेशन है, अगर अब भी वो नहीं समझेंगे तो इसका मतलब है कि अगला स्टेप उनको फिर जबरदस्ती समझाना पड़ेगा, जिस तरह जनरल याया खान साहब को भी एक ब्रिगेडियर एफपी अली ने समझाया था। तो ब्रिगेडियर ने बोल के सवाल तो पूछ लिया, अब हाथ मुंह से तो अब नहीं समझेंगे तो हाथ गिरबान तक पहुंचना रह गया है बस। यार ये आपने जो ये है ना, इसके अंदर ना मुझे बहुत ज्यादा दो तीन चीजों की मुझे अक्कासी नजर आ रही। जनरल हमीद मुचू, जो कि अपने चीफ ऑफ स्टाफ थे, इसके उस जमाने में वो आई थिंक सीजीएस थे याया के, उनको सकूत ढाका के अगले दिन, सरेंडर के अगले दिन आर्मी ऑडिटोरियम में गए एड्रेस करने ऑफिसर्स को। उनको हूट करके फौजी अफसरों ने 1971 दिसंबर में, 17 या 18 दिसंबर को हूट करके निकाला गया। तो उनको पता चल गया कि ये नहीं है। यहां तो अभी सिर्फ तालियां बजी है ना, इसलिए कि फौज के ऊपर इतना जुल्म हो चुका है। किस किस तरीके से फौज के अंदर उन अफसरों ने जिन्होंने करप्शन पकड़ी, एक ने एनएलसी की करप्शन पकड़ी, उसको 8 साल जेल में डाल डाल के बेरा गर्क करके नफ्सियाती मरीज बना के उसने करप्शन पकड़ी। इन्होंने अपने लोगों के साथ किया क्या, ब्रिगेडियर अली के साथ किया क्या, और बहुत हमें तो पता ही नहीं है आदिल के कितने अफसरों के साथ इन्होंने अपनों के साथ क्या किया। तो ये अभी तालियां बजी है, ये तालियों के बाद ये कुछ और होगा। एक तो ये मेरी अक्कासी करता है। दूसरा मुझे ये थोड़ी सी मुझे हैरानी है कि इतनी भी अभी जुर्रत है ब्रिगेडियर लेवल के अफसरों पे कि वो ये खोल के सवाल पूछ सकते हैं और अपनी करियर को और अपनी जात पर इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी इसके अंदर निशानदेही करती है। क्या ख्याल है आपका? सर लोग नक्को नक आए हैं, असल में बात यह है, लोग अभी उनकी बस अभी हैंड्स अप हो गए हैं। अभी वो कहते हैं कि बस अभी हो ही जाए। लोग एक एक लिमिट होती है ना सर, जिसमें बंदा कहता है कि यार चलो हूं फिर कर लो जो करना है। लोग नको नक आके हैंड्स अप हो जाते हैं, लोग तमाम मसलतों को छोड़ के, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सर आईक्यू लेवल तो इन सबका है, और एट द एंड ऑफ द डे सारे जंगजू हैं, वॉरियर्स हैं, इसलिए फौज में लड़ने के लिए बैठे हैं। और ये जो फौज है, जो पिछले 20 साल में ये फौज जो है कायदा एक फाइटिंग आर्म, ये फाइटिंग आर्मी है, ये लड़ने वाली फौज है। ये दफ्तरों में बैठने वाली फौज नहीं है, क्योंकि इन्होंने गोलियां खाई हुई हैं, इनके पोस्टर लड़ने वाले ही हैं। तो ये लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आधे तो पीटीएसडी का शिकार है मेरी तरह, ठीक है सर। उनका जिनका मैंने तो फिर इलाज करा लिया था, आधों ने तो इलाज नहीं करवाया, ठीक है। तो उनके जहन के अंदर सवाल उठता है और सवाल का रिएक्शन प्रोपोर्शनेट नहीं होता। मेरी तरह कोई इलाज जो आधे करा लेते हैं बेचारे, उनके चलो ठीक है रिएक्शन प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। वो लोगों से बात करते हैं, समझते हैं अच्छा यार ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है क्या। यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी फौज की सारी लॉट ही पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के ऊपर है, बिकॉज हर किसी के सामने हाथों में जवानों ने जान दी हुई है, दोस्तों ने जान दी हुई है, या लाइफ एंड लिम्ब लॉस्ट हुआ है। तो जाहिर बात है सर उसका एक आफ्टर इफेक्ट होता है। इट्स अ रियल थिंग, वेस्टर्न वर्ल्ड में इसके ऊपर बात होती है। हमारे यहाँ जो है इसको बेशर्मी समझा जाता है बात करने को इसके ऊपर, कि नहीं यार वो बंदा पागल हो गया सी। गल ये कि पागल तो हुए मैं सारे के सारे,
ऊपर से आप पागल बनेगा, इलाज भी ऊपर से नहीं कराते, और ऊपर से इनकी बातें सुन सुन के कितनी, एक प्रेशर कुकर है जो बना हुआ है इस वक्त सर, और ये प्रेशर कुकर अभी फटने का इंतजार कर रहा है। और ये अभी जो विसल्स आ रही है ना, सीट, आपको पता है प्रेशर कुकर जब तैयार रहती चीज तो सीटियां मारता है। ये जो हम्म। ब्रिगेडियर उठा ना सर, ये सीटियां, सीटियां आ रही हैं इस वक्त, सीटियों की आवाजें आ रही हैं। और अभी सर या तो ये वेट उठाएंगे, उधर प्रेशर वेट उठाएंगे और ठीक काम करेंगे और चुप करके इलेक्शन कराएंगे, एंड दे गो बैक टू बैरक्स एंड दे एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल, वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। या फिर सर ये वेट नहीं उठाएंगे और ये प्रेशर कुकर फटेगा, और फटेगा तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा सर। आदिल, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है, बिकॉज हम पहले भी आपके साथ कर रहे थे कि जिस तरह जिया का जहाज पटा था ना, तो ये भी पटेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, 2004-5 में जब ये वॉर ऑन टेरर का शुरू हुआ था मुशर्रफ के जमाने में, उस वक्त जो कप्तान मेजर था, 5-6 साल सर्विस का कप्तान या 8-9-10 साल का मेजर, वो इस वक्त किस रैंक पे होगा? 18 साल गुजर गए हैं, तो ये 24-25 सर्विस, 24 से 30 साल की सर्विस वाले लोग जो है इस वक्त क्या होंगे? सर 24 से 30 साल की सर्विस वाले लोग अभी जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल, फुल कर्नल और ब्रिगेडियर होंगे, और मेजर रिटायर हो चुके होंगे सर जो है। मेजर जनरल नहीं होगा इनमें से कोई? सर ये अभी तक तो नहीं, 32 एक साल वाला जो है, आप 35 साल सर्विस की बात कर रहे हैं सर, 30 साल की सर्विस आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो ये नहीं, 25 से 30 साल सर्विस जिनकी हो गई है, जो 2004 में यंग कैप्टन थे या यंग मेजर्स थे। जी सर, वो अभी इस वक्त वाज़े तौर के ऊपर जो है मैक्सिमम ब्रिगेडियर्स होंगे सर। अच्छा अच्छा। और जो कोई सीनियर मेजर जो होगा, जिसकी सर कोई 12 एक साल सर्विस होगी फॉर एग्जांपल, वो अगर 30 साल, ये मेजर जनरल कब बनते हैं? 32 साल की सर्विस में? सर डिपेंड करता है, अगर आप डायरेक्ट ब्रिगेडियर बने हुए हैं और उसके बाद फास्ट ट्रैक तो इस वक्त कोई भी नहीं है, लेकिन 34 साल सर्विस ऑन एवरेज इंक्लूडिंग कैडेट सर्विस मिला के 34 एक साल तो मिनिमम होती है सर सर्विस। ठीक मिनिमम 34 है सर, 34 से 36 तक। है। बिकॉज मैं ये सोच रहा हूँ, ये वो अफसर हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन पे जंग लड़ी है ना, वॉर ऑन टेरर की। सर आप वॉर एंड टेरर इस वक्त सारे के सारा आपका जितना भी ऑफिसर है, A to Z तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन जो इस वक्त तक कम से कम आपका ब्रिगेडियर लेवल आपके समझ लें, और कुछ मेजर जनरल्स भी, क्योंकि मेजर जनरल्स भी, जो लेफ्टिनेंट जनरल्स भी जो हैं जो प्रमोट हुए हैं, उनके लिए मस्त था कि वो इन्हीं वॉर जोन के अंदर जो है वो अपनी नौकरी करते। तो आपके जनरल्स भी जो है वॉर जोन में कमांड करके जनरल बने हुए हैं सर। हाँ, कमांड करिए। मैं बात कर रहा था जिन्होंने एक्चुअल पेट्रोलिंग की हो, गए हो, जंग लड़ी हो, अटैक वो किया मैक्सिमम हो। ब्रिगेडियर्स हैं अभी सर, वो वो मैक्सिमम मैक्सिमम, ब्रिगेडियर्स हैं अभी। ठीक है ठीक। जी सर। बिकॉज उम्मीद उन लोगों से है, बिकॉज उन्होंने जाने दी है, और तो उम्मीद उनसे। अच्छा, मैं आगे एक सवाल है मेजर बड़ा। जनरल्स हैं जरूर सर ऐसे, लेकिन वो जिस वक्त ये काम पका था ना सही, तो हम्म। ये तो जल मुशर्रफ के और इसका रिटेलिएशन शुरू हुआ था, तो हम्म। वो सर उस वक्त वो हमने शुरू किया था तकरीबन यही 2000, आप कह लो कि 2006, 7, 8 में ये काम शुरू हुआ था। वो ऑफिसर्स मेजर जनरल जरूर बने हैं इस वक्त, मेजर जनरल्स हैं जो इस वक्त फील्ड ऑफिसर्स थे, हम्म। लेकिन ये काम सर सही तरीके से 2010 के अंदर जो है फिर वॉर अगेंस्ट टेरर वाकई जो है वो विदाउट एनीथिंग इन्होंने खुले आम पर शुरू की है। तो वो ऑफिसर सर बिल्कुल, उनमें से कुछ मेजर जनरल भी हैं अभी सर, ऐसे हम्म। आपके बिल्कुल है, मेजर जनरल भी हैं उसके अंदर सर। लेकिन सर जर्नैल बनने के बाद इंसेंटिव्स आपके इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम्म। उन इंसेंटिव्स को बाय बाय करना जो है वो इतना आसान काम नहीं है सर। हम्म। अच्छा आदिल, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। आप जो है ना, आप वो क्या कहते हैं कि वो आप ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, वो कहते हैं वहाँ वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। आपने एक नाम शुरू कर दिया है, हाफिज विस्की। तो मेरे पास ऑनेस्टली खबर नहीं है, मैं बताऊं। यार सर। मुझे ये पता है कि ये चेन स्मोकर है, और मुझे ये सर पता है कि ये मोहसिन बेग का बहुत करीबी है, और मुझे ये पता है कि मोहसिन बेग अल्कोहलिक है, और मुझे ये पता है कि मोहसिन बेग शराब का कारोबार करता है, उसके पास बॉन्डेड स्टोर्स है। ये मुझे सारी चीजें पता है, और इसकी दोस्ती पर। तो मैं सोचता था कि अगर ये हाफिज है और ये इतना शरीफ आदमी है, ये इतने लुच्चे लफंगे शराबी अल्कोहलिक शराब बेचने वाले बंदे का इतना अच्छा दोस्त कैसे बना? तो जब मैंने आपका वो हाफिज विस्की हुआ ना, मैंने कहा यार शायद ये बात है। थोड़ा सा इसको समझाएं यार।
सर मैंने तो यकीन जाने कि इन्होंने इतना ज्यादा मशहूर किया हुआ है कि जी 3 दिन मक्का मदीना ये रोते रहे हैं। पिंडी इस्लामाबाद में आंटियां बात ही और अंकल्स बात ही ये करते हैं, आंटी अंकल्स के साथ मेरी बराह रास्त गुफ्तगू होती है और वो बात ये करते हैं कि वो तो बेटा जो इनके प्रो हैं, जो जनरल ऑफिसर्स की लेडी वाइफ्स हैं, वो मुझे ये बताती हैं, जनरल ऑफिसर से जो मेरी बात होती है, "ओ यार बोई बीबा बंदा यार।" और आंटियां कहती हैं बेटा वो तो 3 दिन रोता रहा, तुम उसकी सपोर्ट में बोला करो। मैं जी आंटी, बिल्कुल आंटी। और मुझे कल पता चला उनके स्टाफ मेंबर से, मैं कह नहीं यार है जी यार, नहीं वो हाफिज इतना बंदा यार। उनके मोहल्ले वाले कहते हैं वो हाफिज है ही कोई नहीं, एम ही मारते हो तुम लोग, हाफिज कहाँ का हाफिज है, 3 पारे से सिर्फ जो है पढ़ने से कोई हाफिज थोड़ी हो जाता है। हमें तो पता ही नहीं था आज दिन तक ये हाफिज है। जिस तरह वो बाजवे को हाजी बना दिया था और बाजवा जो है वो मिलाद कराता फिरता था, तो यहाँ पे आपको पता ना सर बड़ा केयरफुल इमेज बिल्डिंग की गई हाफिज साहब की। वो यहाँ पे कोई दीन मजहब चेन स्मोकर तो मुझे पता था वो है सर बिल्कुल, लेकिन ये खबर मेरे लिए सर बड़ी हैरान कुन थी। और आप जो ये दोस्ती यारी उनकी बता रहे हैं और मोहसिन बेग का आप जो कारोबार बता रहे हैं, तो डॉट कनेक्टिंग एक्सरसाइज करने के बाद तो ये बात फिर मजीद पक्की हो जाती है। लेकिन मुझे सर जिन जराये ने बताया उन जराये ने आज तक कोई खबर गलत कोई नहीं दी। जो मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई करके, छोटी मोटी बात नहीं है, और उनका दावा पहुंचाया सर। बाकी मैं कोई ये तो नहीं कह रहा कि मेरे सामने बैठ के मैंने ये चीज देखी हुई है, लेकिन ये जराये बड़े पक्के ठक्के हैं सर। जो बात करते हैं आज दिन तक जो बात करते हैं वो सच्ची साबित हो भी जाती है। और एक बंदा अगर चेन स्मोकर है, फर्ज किया, उसका उसके साथ आसपास लोग हैं जो वो भी चेन स्मोकर हैं, लेकिन वो खाली सिगरेट नहीं पीते, भरे हुए पीते हैं, तो इसके अंदर सर फिर जाहिर बात है, मेरा नहीं ख्याल कि आपने भी इसी फौज में सर्विस की है, सारे लोगों से पूछो, कहते हैं आज मैंने कैप्टन गयूर अब्बास का इंटरव्यू किया, मैं क्या सर जनाश ने ये वो पीने पिलाने का क्या सिस्टम है, क्या क्या लगाते हैं आगे से फौजी, तो क्या क्या लगाते हैं, बिकॉज इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटायर थिंग। तो जब जियाउल हक ने आके 1984 में मैसों में शराब बंद कर दी, नहीं तो 1984 तक तो 84 में नहीं, सर सर 70 जिया ने नहीं बंद की भाई, भुट्टो ने बंद की। हम बलूचिस्तान में थे, हमारी यूनिट बलूचिस्तान में थी, हमारा सर पूरा वेट बार था, तो ऑर्डर है जी, ऑर्डर है कि जी शराब बंद होगी है, अपनी शराब जो है ना तोड़ दे। लेकिन सर टूटा कुछ नहीं था वो भुट्टो का ऑर्डर। हालांकि भुट्टो साहब खुद भी जो है वो मशहूर आदमी है, आपको पता है, वो रोज शाम को लगाते थे। उन्होंने 3 चीजें कही, सर अहमदियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया, सर शराब मना कर दी, और जो हॉर्स रेसिंग थी ना, जुआ, वो उन्होंने बंद सर किया। अच्छा, लेकिन तो सर शराब तो आपको भी पता है, आप सर्व कर रहे थे, चलती रही फौज के अंदर, बंद हम्म नहीं हुई, आज हम्म दिन तक चलती है। पहले हम्म ओपनली सामने चलती थी, अब बार्स तो अभी भी हैं सर। टी बार्स बन गई है अभी, सिर्फ बार्स को आपने टी का लफ्ज ऐड कर दिया सर। और हम्म पहले खुलेआम जो बोतल पड़ी होती थी, वो बोतल अभी डेकोरेशन के लिए पड़ी है, उसके नीचे कर दी गई है। या हम्म। अपने अफसरान जो अपने खाते अंदर खाते जो करते हैं, ये फौज का निजाम ऐसा ही ना। जल जियाउल हक आए तो जो रोज शाम को जाम चलाते थे, उन्होंने जेबों में टोपियां रख ली और वो नमाजें बात तो यही है सर। लेकिन सर वो अच्छा, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। वो तो तो यही काम चलता रहा। आदिल, जनरल सर जिया की एक बात बताओ, आपके अमरकोर सर के है ना, जब सर इस ये जनरल जिया से बड़ा मुनाफिक इस मुल्क में शायद, खैर अब तो गद्दार आजम और ये अपना विस्की, हाफिज विस्की आ गया। सर जनरल जिया ने, आपको पता है, आज तक कोई सिविलियन कर्नल ऑफ द रेजिमेंट नहीं बना। हाँ, सर 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 इसने आर्मर्ड कोर का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट बनाया जुल्फिकार अली भुट्टो को, जब ये आर्मी चीफ था, जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर था, और उसकी इंस्टॉलेशन सेरेमनी के लिए भुट्टो को आर्मर्ड कोर सेंटर बुलाया गया। भुट्टो भी, आपको पता है, बड़ा उसको ऑप्टिक्स का पता था। उसको सर जब वो शराब आके पेश की ना, उसने सर उठाया अपना विस्की का ग्लास, उस वक्त तक बैन नहीं हुई थी, और सर उसने एक सिप लेके ना, सर जिया उसके साइड पे था, थोड़ा सा पीछे, तो वो वेटर ने आगे अब ट्रे की कि जी रख दे इधर, उसने कहा नहीं नहीं, उसने जिया को कहा कैन यू होल्ड दिस प्लीज। जियाउल हक, आर्मी चीफ, 5 वक्त नमाजी, तहज्जुदी, फलाना जो भी आप कहे, भुट्टो का विस्की का ग्लास लेके पूरे उस अफसरों के साथ, जो भुट्टो मिलता जा रहा था ना, फिर ये मुड़ता था पीछे, अपना ग्लास लेता था आर्मी चीफ से, सिप लगा के जिया के हाथ में वापस देता था। जितने लोग हैं, आप किसी से भी पूछ ले, ये उसने किया। ही तो सर वांटेड वो टू, तो भुट्टो साहब सुना है कि अपने एमएस से अपने जूते के तस्मे भी बंद करवाते थे मिलिट्री सेक्रेटरी से।
अब ये इसका मुझे नहीं पता, तो बट फिर ये सर भुट्टो साहब ने फांसी लगना था, और क्या होना था उनके साथ, बात तो फिर लोग ये कहते अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो आपने बात की, अच्छा हाफिज विस्की की, मैं एक बात देखो, आदिल, आई डोंट नो अबाउट यू, मेरे भी बहुत करीबी दोस्त हैं जो अभी भी शौकीन मिजाज है, ठीक है ना। सर और सर मैं जब कभी पाकिस्तान जब जाता हूँ और जाता था, मैं उनके साथ बैठता था, गप भी लगाता था, मेरे बचपन के दोस्त हैं। लेकिन इसका सर ये मतलब नहीं है कि मैं भी हूँ। तो हो सकता है कि ये शौकीन मिजाज ना हो, लेकिन मोहसिन बे का यार गार हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सर मज्जा ये भैना होंदियां ने, इस तरह नहीं गल। अच्छा। आपको भी पता है, ये एक दूसरे के लिए जिस तरह के सप्लीमेंट्स लेके आते हैं ना सर, और उसके उसके बाद आप बात करो। वो आज बड़ी खुल के यंग ऑफिसर के साथ मेरी इंटरव्यू था, तो उसमें बड़े खुल के हमने फिर बात की। हमने कहा सर याद है, तो उसके बाद सर फिर ये मेरे अल्लाह जन्नत नसीब करे, कहा करते थे मेरे फर्स्ट सीईओ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तनीर अख्तर रजा अब्बासी, वो कहते थे दो ही फौजी की कमजोरियां हैं, एक औरत और एक बोतल। तो ये ना हो तो पता नहीं हम दुनिया फतह कर लेते। तो वो कमजोरियां पूरी है जो है ना, अभी आज दिन तक चिमड़ी हुई है। आज तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, पूरी उम्मत की यही सर जो है कमजोरी है। आज हम्म, तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल, हम्म, ताउस और रबाब आखिर, आखिर आखिर। कप्तानी में जिस सर, मतलब से ये बात तो यही है ना सर। ऊपर से सर हमारा जो है वो कल्चर का हिस्सा जो है वो गोरे की फौज से आज दिन तक चल रहा है, और हमने वही एफिलेशन बरकरार अपनी रखी हुई है। हम्म, हम आज दिन तक जो है वो अपनी इंग्लिश हेरिटेज कह लो या वेस्टर्न हेरिटेज कह लो, अभी इंग्लिश तो चलो खत्म होगी, अभी अमेरिकन एफिलिएशन कह लो। आपका टॉप नॉच जो कैरियर, टॉप का कैरियर आपका अफसर होता है, टॉप यही अफसर होता है, वो हम्म, अमेरिका का कोर्स करता है। हम्म, अमेरिका का वॉर कोर्स करेगा, अमेरिका का डिफेंस कोर्स करेगा, और वही जो है उसके जनरल तो से बना ही बना है, उसी को चीफ बनने के चांसेस होते हैं। तो ये सब जारी बात है, हमने अभी तक अपने जो वो नॉर्म्स तो चेंज कर ली हैं। ठीक है, हमने जो है वो टू द पीएमए के अंदर आप विस्की की जगह रूह अफ़ज़ा ने ले ली है। ग्लास में रूह अफ़ज़ा डाल के आप अभी टैग लगाते हैं, टू द हम्म, हेल्थ ऑफ द प्रेसिडेंट, हम्म, चीयर्स, और आप लगाते हैं। ठीक है, मतलब होता है ना फंक्शन, इसी तरह होता है। हम्म, लेकिन सिंबलाइज क्या कर रहे हैं आप? रूह अफ़ज़ा जो आप पैक के अंदर, पैक ग्लास में लेके लगा रहे हैं, टू द हेल्थ ऑफ द प्रेसिडेंट, वो हम्म, सिंबलाइज तो वही ट्रेडिशंस कर रही है ना सर। तो हम्म, एट द हम असल में ज्यादातर फौज मिडिल क्लास फैमिली से आती है, अपनी एहसास महरूमियां लेके आती है, वही एहसास महरूमियां उनकी कमजोरियां बन जाती हैं, और उन्हीं कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करके उनको कंट्रोल किया जाता है अल्टीमेटली। दैट्स द नेम ऑफ द गेम सर। ये जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तो खैर यूनिवर्सल लॉ है आदिल, के ट्रिपल डब्ल्यू जिसे कहते हैं ना, वर्ल्ड वाइड नेट नहीं है ये है विमेन, वाइन एंड वेल्थ। हाँ, पैसा, सर सर शराब और औरत, सर ये कमजोरी है सर बहुत सर ज्यादा। और इसी की सर वजह से लोग ये कॉम्प्रोमाइज होते हैं। मैं जरा सर थोड़ा सा एक चेंज करूं, बिकॉज ये कॉम्प्रोमाइज जो है उन लोगों का अगर हो जाए जो कि इस इदारे की भाग दौड़ संभालते हैं। एक मेरे पास एक खबर है, आपके पास भी जरूर होगी, कि एक बहुत सीनियर इस वक्त जो हमारे आला हाई कमांड में बड़े आम ओहदे पे हैं, वो एडिक्टेड हैं चरस के भी, और अल्कोहल के भी, और सर वो बचपन से हैं, कप्तानी से वो इनका, और मतलब वो उनके वो काबू नहीं कर सकते अपने आप को। और एक और जो कि बहुत हसास अदारे के हेड हैं, तो वो भी बिल्कुल अल्कोहलिक के होने के करीब है। अगर इन ओहदों पे इस किस्म के लोग हैं, जिस तरह याया था और उसने मुल्क डुबा दिया, और ये बैठे हैं, तो हम हमारी फौज कौन चलाएगा, और हमारा दिफा कौन करेगा, और मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? सर वो जनरल साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो जिनका फेवरेट कॉम्बो है चर्च और बियर का, इस बात को मेरे ख्याल में पर्सनल चले उनकी छोड़े, उनकी पर्सनालिटी इश्यूज क्या है उसको अगर हम ना डिस्कस करें, क्योंकि ये तो फिर सारे सियासतदान, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम के तमाम पाकिस्तान के अंदर A to Z, फिर तो कोई भी पीछे नहीं बचता ना सर। मैं फरिश्ता ये तो इनमें से कोई भी, मैं आप तो नहीं नहीं, मैं फरिश्ता गुनाह कोई नहीं की है सर। मैं गुनाह मैं की समझ रहा हूँ, नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ सर, आप मैं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इफ देर नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो वो किस तरह फिर करेंगे, मैं आप समझ रहा हूँ। दैट तो इज
वो जो बचपन से यही काम कर रहे हैं तो अभी तक मेरे ख्याल में वो मास्टर कर ही चुके होंगे अपनी इमोशंस को लेकिन तो इसीलिए वो जर्नैल भी मान गए हैं। लेकिन बात सर ये है कि ये उनका पर्सनल इशू उस वक्त तक है जब तक उनके फैसले जो हैं वो कौम को इम्पैक्ट नहीं करते। और अब वाजे तौर के ऊपर इन जो ये सब्सटेंस अब्यूज की वजह से जो फैसले लिए जा रहे हैं वो कौम को इम्पैक्ट कर रहे हैं। आप सरूर में अपने आप को इनविंसिबल समझते हुए जब आइन को कागज का टुकड़ा समझ के आप डस्टबिन में फेंकते हैं और आप कहते हैं ऐसी की तैसी डू दिस और यस सर होती है चारों तरफ, तो फिर सर जो इस तरह के जो मसले जो पाकिस्तान जिस हाल में इस वक्त पहुंचा हुआ है वो पहुंचता है 10-11 महीने में पूरा मुल्क बैंकक्रप्ट हो जाता है। और बैंकक्रप्ट होने के बाद भी बैंक करप्शन के बैंक करप्ट होने के ऊपर ज्यादा डिबेट नहीं थी, ज्यादा डिबेट होती है कि इस वक्त नया स्कैंडल क्या चल रहा है। और नया स्कैंडल इस वक्त जो चल रहा है सर बड़ा खतरनाक चल रहा है। उसके ऊपर मैं इस वक्त बात तो नहीं करना चाहूंगा लेकिन बहुत ही कर खतरनाक किस्म की कर जो है मुझे कर बातें कर आ ना, रही है सर। बताओ ना क्या है यार, बताओ। सर है कोई एक ये तो पुराने स्कैंडल है, जनरल मुशर्रफ की भी आपको पता है वो स्कैंडल्स थे इस किस्म के जी खवातीन के आपको अच्छे तरीके से पता है। जी। इसी तरह सर अभी जो है वो सियासी खवातीन के साथ जो लीडिंग एक्टर्स या कोई शोबिस की भी थे, जनरल बाजवा के भी आए हैं, जनरल फैज के भी आए हैं। उल्टा मेरे ऊपर लोग पड़ गए ये क्यों बात करते हो तुम मॉडल्स के बारे में, बेशर्मो बेगैरतो। ये मुद्रमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ अल्लू के पटो, मेरे सर के ऊपर चढ़े हो तुम, कदम मार कर रहे हो, सब कुछ ये होता है और तुम लोग जो है यहाँ पे मी टू मूवमेंट लेके आगे, कोई शर्म है तुम लोगों के अंदर नहीं है। ये यंग लॉट हमारी सर डिसोरिएंटेड किस्म की जो हक सच बात है वो हक सच बात है, बट दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज कि ये जो इश्यूज बन रहे हैं इसकी वजह से फिर आपकी कौम के ऊपर फैसले गलत होते हैं। इसी तरह जल आसिम मुनीर के बारे में भी बातचीत इस वक्त की जा रही है, एक लीडिंग इस वक्त पाकिस्तान की नामवर वो खातून है उनके बारे में, लेकिन मैं सर इस वक्त बहरहाल इसको कंफर्म नहीं या डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इस वक्त तक जो है सिर्फ हेयर से है और मैं बगैर कंफर्म किए कोई बात नहीं करता। हम्म। अच्छा आदिल, मूविंग ऑन टू थ्री बिग थिंग्स जो मेरे नजर में रेड फ्लैग्स हैं। एक, आपको पता है कायद आजम यूनिवर्सिटी में क्लैश हुआ दो स्टूडेंट्स ग्रुप्स के दरमियान, एक बलोच और शायद दूसरे पंजाबी थे। सिमिलर क्लैश हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में, दोनों यूनिवर्सिटियां दो दो इनडेफिनेट पीरियड के लिए बंद की करी। इसके अंदर आप कुछ और देखते हैं या ये बस एक बड़ा इनोसेंट सा झगड़ा हो गया? सर मेरे पास भी तमाम वीडियोस जो हैं सारी की सारी फैलाई गई हैं। मेरे ख्याल में दो में से एक चीज है, ये इस तरह के इश्यूज जो हैं ये होते रहते हैं, बड़े अरसे से होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त ये जो सिस्टमेटिक तरीके से पहले ये जो है कायद आजम यूनिवर्सिटी में और अब पंजाब यूनिवर्सिटी में जो काम हुआ है इसमें सब पीछे मुझे दरमियान में इस्लामाबाद में कोसार और लाहौर में चिड़ियाघर इन्वॉल्व नजर आता है। कि ये आपको मैंने कहा ना, ये मेरे आपके जैसे और लोग भी, हमारे पढ़े लिखे फौजी भी जो मास्टर्स एमए पीएचडी भी जिन्होंने किया होता है उनको भी एफए पास के ताने क्यों मिलते हैं इस तरह की हरकतों की वजह से, क्योंकि उनको मशवरे दिए जाते हैं कि सर अभी नया काम ये करते हैं, स्टूडेंट्स को लड़वा देते हैं, स्टूडेंट्स लीडर्स को बुला के थापड़ी दी, पढ़ जाओ इसको उधर पढ़ जाओ। इनको तो सर आपको पता है लसानियत तो वगैरह तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने तो सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट करनी है और उसके ऊपर कहना है कि जी सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट होगी है अब यहाँ पे इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया था कि जो मर्जी हो जाए अक्टूबर तक इलेक्शन जो है वो डिले करने हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, लेकिन बड़े साहब का ऑर्डर है इस वक्त, और ऑर्डर जो है आपको पता है शाम के वक्त जब दिए भी जाते हैं और सुनाए भी जाते हैं जल्द याया की तरह जो है उनके सीजीएस ने जो ऑर्डर किया था सर वो मुझे, सीजीएस बड़े जबरदस्त बंदे थे, जन मिठा थे शायद, उन्होंने कहा था कि अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले पहले कोई गवर्नर जनरल जो है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के ऑर्डर नहीं सुनेगा। तो मेरा ख्याल है अभी भी ऑर्डर हो जाने चाहिए सर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैसे वो हमारा ही सीजीएस क्या वैसे ऑर्डर करेंगे, आपस की बात है सर। तो मसला तो यहाँ पे यह ना कि सीजीएस ही चलो सीधा होता तो वो ऑर्डर कर देता कि सुबह 10 बजे से पहले जो है वो चीफ से ऑर्डर नहीं लेने। तो यहाँ पे तो ये भी मसला बहुत बड़ा है कि सीजीएस भी ऐसे ऑर्डर कहां से करेगा, उसके बारे में कौन ऑर्डर करेगा। वीसीजीएस तो वैसे ही मेजर जनरल है। एकदम सर मसला इतने आप देखिए ना एक के ऊपर एक मसला है। आदिल, बट यू नो मेरी एक्चुअली असेसमेंट करीब है आपके। आई थिंक ये डिलिबरेटली प्रोवोक किया जा रहा है
कि सर यूथ में वो कहते हैं ना कि 70% इज अंडर 30, 60% इज अंडर 20। अगर आप सर सोचें, अगर यूथ में लड़ा जहां से इमरान की सबसे ज्यादा सपोर्ट है, अगर इनके अंदर इंतशार फैला दिया जाए तो ये देखिए कितनी खतरनाक तरफ जा रही है। तो आई आई थिंक इसको वॉच करना, ये बहुत खतरनाक एक ट्रेंड शुरू हो रहा है। बिकॉज ये हो नहीं सकता कि एकदम कादियाज यूनिवर्सिटी, फिर पंजाब, अब कराची, फिर गोमल, फिर इधर, फिर पेशावर। एक तो ये, दूसरा, ये केपी के पुलिस के गार्ड्स थे, एक उनके एक्स एमपीए के साथ, उनको इस्लामाबाद में जिस तरह इंडियन कैदी को नहीं पकड़ा जाता, उसके हथियार, उसकी ये उतारी वेस्ट, उसकी बेल्ट उतारी है, ये क्या हुआ है? व्हाट हैज हैपेंड टू इस्लामाबाद सर पुलिस? ये राणा लानतुल्लाह के इफेक्ट्स हैं। राणा हम्म। लानतुल्लाह जो है, ये उसकी वजह से ये तमाम की तमाम कार्रवाइयां भी हो रही हैं। उसके अलावा उसका बास राणा लानतुल्लाह का जो डी फैक्टो बास है, हनी ट्रैप मास्टर, वो भी ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। और ये लसानियत को उभार के सिचुएशन, ये अब आखिरी इनका लास्ट रिजॉर्ट ये है कि लसानियत को उभार के ये सिचुएशन क्रिएट की जाए कि किसी भी हम्म। तौर के ऊपर जो है, किसी भी तरह जो है, वो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए। और उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जो है वो उसको बहाना बना के ये कहें कि नहीं जी इलेक्शन नहीं हो सकते। बड़े साहब का आर्डर जो है सर कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं कराने। हम्म। अच्छा, ये पता नहीं कैसे रोक सकेंगे, बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा प्रिस्क्रिप्टिव, अच्छा होता अगर वो कह देते कि जी ईसीपी और प्रेसिडेंट में 3 दिन के अंदर अंदर मशावरत होने के बाद डेट अनाउंस करें, गवर्नर भी ईसीपी से 3 दिन में करे। नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इमीडिएटली कंसल्टेशन होके अनाउंस करें। तो इमीडिएट का लफ्ज बड़ा स्पेसिफिक है। इमीडिएट का मतलब है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये वो अगर कर दे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इलेक्शन डिले कर सकते हैं, कम से कम प्रोविंशियल असेंबलीज के अक्टूबर में, अंडर द ऑर्डर, अनलेस एंड अनटिल कोई ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ले। और अगर वो लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। ये मरियम के खिलाफ, मरियम ढकनी, मुझे इजाजत है मेरी बेगम से ढक्कन और ढकनी इस्तेमाल करना लफ्ज, उन्होंने कहा बाकी आप जो है ना गलत लफ्ज ना इस्तेमाल करें। उसको यार, ये एक एडिशनल सेशन जज है, बड़ा कोई दिलेर आदमी है, सखर का, मुमताज सुलंगी इसका नाम है। उसने मरियम को, एसएचओ मॉडल टाउन को, एफआईए के डायरेक्टर को, एफआईए के सखर के डिप्टी डायरेक्टर को, एफआईए साइबर क्राइम एसएचओ इंचार्ज को, एसएसपी डीएसपी सखर को, सबको हाजिर कर दिया है कि तुम मरियम के साथ मेरे सामने पेश हो और बताओ कि ये तुमने तौहीन अदालत क्यों की। सर देखें, बात ये है कि ये तो हो नहीं सकता कि अचानक जमीर इतना जबरदस्त जागे, वो भी जाके सकर के अंदर। सियासत जो है इस वक्त दोबारा वो इलेक्शन अब नजर आ रहे हैं सबको। और एक जरदारी साहब पे भारी जो है उसको नजर आ रहा है कि सियासत जो है इस वक्त तो वो काम खराब हो रहा है। अभी सियासत हमने करनी करनी है। और अल्टीमेटली ये मैं हमेशा से कहता चला आया हूँ, और जरदारी साहब का हमेशा से ये प्लान है कि उन्होंने जिस जिस औरत के बाप और चाचे ने उनको 8 साल कैद रखा जेल के अंदर, उसकी जुबान काटी गई जेल के अंदर, उससे से बदला तो लेना है सर। ये बलोचों की ट्राइब से इसका तलक है, तो बदला तो इनकी जो है वो ट्रेडिशन का हिस्सा है ना सर, समझे, ईमान का हिस्सा ही सॉर्ट ऑफ हो गया ना। तो बदला तो इन्होंने नून लीग से मुकाना ही मुकाना है। पहला बदला इन्होंने मुकाया पीडीएम के अंदर आके, हुकूमत पीडीएम की है, याशी पीपल पार्टी की पूरी है। लेकिन एट द फेस ऑफ इट तमाम का तमाम पॉलिटिकल बैगेज नून लीग को आ रहा है, और नून लीग की सियासत सिरे से खत्म होती जा रही है। पंजाब के अंदर भी आप जाके देख ले, और कुछ ना हो पीपी को और कोई फायदा ना हो, लेकिन पीपी भी नून लीग का गड़ा पक्का तैयार करके जा रही है इसमें, और उनको उन्होंने इसके अंदर दफनाना ही दफनाना है। और सर दोबारा से जो है वो आपस में अभी पीडीएम को तोड़ के आपस में इंटर पॉलिटिकल राइवलरी सिद्ध के अंदर मरियम को बुलाया गया है। आगे जाके आपको उसको पॉलिटिकल फायदा भी आपको आप देखेंगे कि सक्कर के अंदर पीपल पार्टी लेती है, आपको नजर आएगी कि हमने उसको बुलाया है। तो ये अभी मेरे ख्याल में सफबंदी हो रही है इस वक्त, आने वाले इलेक्शन को वाजे तौर के ऊपर देखते हुए सफबंदी शुरू हो चुकी है। आदिल, आपके खामोश मुजाहिद क्या कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन इन्होंने डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, अगर इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाए और नहीं होने दिए और खिलाफ वर्जी की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की?
सर खामोश मुजाहिद तो कहते हैं कि खामोश हम बगावत कर चुके हैं, और ओपन बगावत होगी अगर ये काम अगर ये नहीं करेंगे। और उसकी सूरत ये होगी कि कौम और खामोश मुजाहिद मिलके, अभी तक तो ये लोग नंगे हुए हैं, या हर बच्चे बच्चे की नाम के ऊपर डर्टी हैरी, राशिद नसीर, फैसल नसीर, जाज अहमद, फहीम रजा, आसम मुनीर, ये बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर ये नाम है ना, और कोई अच्छे अल्फाज के अंदर नहीं है। तो कौम के आगे नंगे तो ये हो चुके हैं, अब नंगे खड़े हुए हैं कौम के आगे, और अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि इनकी खालें ही खींचनी बाकी है, तो खालें खींचेंगी इनकी। वो यहाँ पे तो हालात इस किस्म के बने हुए हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं, मेटाफोरिकली टॉकिंग सर। हम्म, क्योंकि बात ये है सर कि इंतहाई वाजे तौर के ऊपर ये जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, उसके अंदर तो यही नजर आ रहा है कि अब यहाँ पे हालात जो है वो डिजास्टर की तरफ जाएंगे अगर ये फिर भी बाज नहीं आएंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सर, ये फैसला जो है ये पाकिस्तान में नहीं होना, ये अमेरिका में होना है, ये वाज़ेह है बात। और ये यहाँ पे जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसके अंदर अमेरिकन चेयरमैन सेनेट इनसे मिलके जो है वो आगे इसराइल गया डायरेक्ट फ्लाइट लेके, पहले इंडिया भी गया और इसराइल गया। तो वो तो चाह रहे हैं कि नवाज चीफ वगैरह जो है और ये प्रेजेंट सेटअप चले, लेकिन सर पब्लिक विल नहीं है। और साथ ही इमरान खान से इस वक्त इन पावर डेमोक्रेट्स हैं, उनका पूरे का पूरा डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करने पहुंच जाता है। बड़ा डेलीगेशन आया है सर, कोई मजाक नहीं है। मतलब इमरान खान भी वो जो है, और अमेरिकन आपको जो है वो क्लियरली कमिट यहाँ पे करते हुए नजर नहीं आ रहे। हम्म, तो जब तक वो क्लियरली स्टैंड नहीं लेंगे, ये मसला इसी तरह सर ये जो है ना ये चलता रहेगा, इधर या उधर डामाडोल होता रहेगा। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म सर, ज्यादा अरसे, ये लंबा भी अरसा चला तो आर्मी हायर कमांड जो है उसके साथ मेरे ख्याल में जो ब्रिगेडियर साहब ने जो सवाल किया है आज, उसकी रोशनी के अंदर मैंने जो आपको प्रेशर कुकर वाली मिसाल दी है, ये प्रेशर हम्म, कुकर बस फटने के अभी करीब है सर। हम्म। और जब फटेगा तो फिर ये सब कुछ साथ भागे लेके जाएगा। अच्छा आदिल, मैं जस्ट टू क्लोज आखिरी सवाल आपसे कि ये जो मैं एक मफरूजा लेके चल रहा हूँ पिछले 2-3 हफ्तों से कि मेजर से लेकर जनरल तक जो प्लॉटों में, घरों में, अपार्टमेंट्स में बेचारे फंसे हुए हैं। मुझे लोगों ने, कईयों ने कहा कि सर आप मेजरों के पीछे पड़ गए उनके प्लॉट। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ बताना ही चाहता हूँ कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट कितने क्लोजली टाइड हैं अपनी नौकरी के साथ। जिस तरह आपने कहा वो बेचारा बात नहीं करता। तो आप क्या ख्याल है कि ये बुत जो इनका है इसको भी तोड़ के ये सामने आ जाएंगे लोग, ये प्लॉटों का, वेस्टेड इंटरेस्ट का, अ, फाइनेंशियल इंटरेस्ट का? एक तो बैठा हुआ आपके सामने, एक तो प्लॉट तो था नहीं सर, 150 करोड़ का बिजनेस चला रहा था डीएचए के साथ। एक मेरे अलावा भी है सर, बड़े 22 तो मेरे अलावा भी है सर, मेरे से पहले 22 तो थे। मैं अल्लाह अकबर। 22 तो के बाद आया हूँ सर, ठीक है। मैं राइट। सोशल मीडिया पे था, मैं सामने आ गया। वो सोशल मीडिया पे नहीं आते, पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी बोलने की, नहीं बोल रहे। लेकिन है सर, मैं अकेला नहीं हूँ सर, 2200 मुझसे पहले भी थे और मेरे बाद भी उन्होंने एक लंबी लाइन लगाने की तैयारी की हुई है। ये जी। मत बोलेंगे सर और कोई नहीं है। मैं आई डू नॉट एग्री टू इट। फर्स्ट वाई नहीं नहीं, मैं कह रीजन, रहा हूँ, मैं मैं आपको ये वजह नहीं कह बता रहा। रहा हूँ, मैं आपको हाँ। वजह बता रहा हूँ क्यों मैं वजह बता रहा हूँ। हम्म, सर ये फौज जो है इसने जंग देखी हुई है, इस फौज ने, ये फौज लड़ी हुई फौज है, वॉर विद इन लड़ी हुई है। वॉर विद इन लड़के आधे क्लियरली 100% सारे के सारे जहनी तौर के ऊपर आप समझें कि दिस डिफरेंट माइंडसेट। पीटीएसडी इज वन थिंग, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज वन थिंग। स्ट्रेस तो 100% है, 100% स्ट्रेस के अंदर है। और जब बंदा स्ट्रेस में होता है तो वो फिर बंदा इतना लॉन्ग टर्म नहीं सोचता कि मेरा प्लाट और मेरा घर बार नहीं सोचता। वो फिर इमीडिएट सोच रहा होता है, और वो सामने देख रहा होता है मुझे गाली पड़ रही है और मैंने जान की बाजी खेल के यहाँ तक पहुंचा हूं, इस कौम की खातर, इस कौम की खातर जख्म खाए हैं, और यही कौम मुझे गाली निकाले। तो इस फौज को ये बर्दाश्त नहीं है सर। ठीक है। दैट इज वाई देख, ऐसे कि ये उल्टा पड़ेगा इनको कहा। ठीक है आदिल, थैंक यू वेरी मच। ताजीन, आदिल से जब भी मैं बात करता हूँ ना, आई गो अवे सो इनरिच्ड, एंड मेरा माइंड जो है ना बस वो जिस तरह पमीरियों की तरह फिर रहा होता है कि ये बंदे ने क्या कर दिया, ये कीमा मिला देता है मेरे दिमाग का। तो आदिल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हान ताला आपको अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे, आदिल राजा जैसे मर्द मुजाहिद, मर्द मोमनों को अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद,
पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। साहब थैंक यू आदिल।